नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमित शाह का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो अपनी रणनीति की वजह से पार्टी की जीत की भूमिका बनाते गए और उन्हें इसमें सफलता मिलती गई। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पीएम मोदी देश में आंतरिक सुरक्षा में उनके योगदान की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अमित शाह के अनुशासन, कर्मठता और संगठन कौशल की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 2002 में पहली बार हुए विधानसभा चुनावों में आयोजित गौरव यात्रा में पार्टी द्वारा अमित शाह को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीता और अमित शाह सरकार में मंत्री बने। वे 2010 तक गुजरात सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्हें गृह, यातायात, मद्य निषेध, संसदीय कार्य, विधि एवं आबकारी जैसे विभागों का दायित्व सौंपा गया। वहीं 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वे अपनी अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के अध्ययन और अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि है। तब से लेकर अब तक वह देश के गृह मंत्री हैं और आज भी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सियासत की दुनिया के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि उनका नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्वों की श्रृंखला में पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम रहा। तो मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ पूजन और गौ सेवा करने का अवसर यहां पे प्राप्त हुआ है। पंच दिवसीय महापर्वों के श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं
और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़ करके इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः मुझे गो पूजन करने और गौ सेवा करने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश रहा है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट बनाने और इथेनॉल बनाने के जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गोवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल पूजन ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गौ आश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है, आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तीसरी स्कीम है कुपोषित परिवारों के लिए। जो कुपोषित माताएं हैं, बच्चे जिन परिवारों में, उन्हें हम एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं। वे गौ सेवा भी करें, गाय का दूध भी लें और उन्हें 1500 रुपये महीना इस स्कीम के अंतर्गत देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। कुपोषण से सुपोषण की ओर भी बढ़े हैं। अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। और गोवर्धन स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की धन को बचाने का काम, जो पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, पशुपालकों को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो गोरखपुर में विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम पर्व और त्योहार हमारे यहां आनंददायक है। पर्व और त्योहार आपसी सद्भाव का प्रतीक है। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चले कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। पर्यावरण संरक्षण का दीप, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का ये भाव हम सबके मन में, जिसके बारे में मैंने प्रजापति समुदाय की बात आपके सामने रखी कि कैसे प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करते हुए
मिट्टी के बर्तन को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन का भी एक आदर्श उदाहरण, जो मैं आपको औरंगाबाद गांव के उस परिवार की बात कर रहा था, यानी लगभग 17-18 वर्ष के बाद वो मुझे एक दिन अचानक लखनऊ में मिल गए। और लखनऊ में मिले कि मैं 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा कि अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, मैं आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए, उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया, बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आए हो। तो मैंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरी जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हें? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा तो 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है, तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताओ? मैंने कहा। उसने कहा 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई भी इसीलिए कि जिससे हम अपने लघु मध्यम और कुटीर उद्यम को फिर से आगे बढ़ा सकें। 2 करोड़ लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर, बिना सरकार पर बोझा डाले थे, अपने स्तर पर, और प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को पहचान के संकट से अब मोहताज नहीं होना पड़ता, एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण भी हमारा दायित्व होना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म ने तो प्रारंभ से ही पर्यावरण को महत्व दिया है। आप हवन यज्ञ करते होंगे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण की शुद्धि का एक माध्यम बनता है। हमने हर पेड़ को दैवीय रूप में देखा है। पीपल, बरगद, पाकड़, आम, ये काटे नहीं जाते थे। आप याद करिए, हिंदू महावत हाथी का नहीं होता था, क्योंकि पीपल हाथी खाएगा तो कौन काटेगा। हमें तो, मुझे बहुत परेशानी होती थी मंदिर में, जब मंदिर के किसी दीवार पर पीपल का पेड़ उग गया, अब किसको बोलो, कोई हिंदू काटने को तैयारी नहीं, हटाने को तैयारी नहीं। अरे मैं कहता हूं वहां से उखाड़ करके कहीं लगा दो ना। यानी ये भाव है, ये हमारे संस्कार हैं, और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा।
हमारी ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण की उस व्यवस्था को, जल संरक्षण को भी, और एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इस भाव के साथ समाज को जोड़ा है, पर्यावरण संरक्षण का इससे बेहतरीन उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कार्य, आपने देखा होगा मार्केट में क्यों मजबूती थी, इतना उछाल क्यों था, क्योंकि स्वदेशी वस्तु मार्केट में थी और हर परिवार ने कम से कम एक एक स्वदेशी वस्तु तो अपने घर के लिए खरीदी ही खरीदी। यानी हम स्वदेशी वस्तु जब खरीदते हैं, जो मैंने पहले कहा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना हमारी थी, वह भी स्वदेशी को समर्पित थी, अपने ही हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए समर्पित थी। हमारा पैसा हमारे ही उपयोग में आए, राष्ट्र के उपयोग में आए, भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोगों के उपयोग में आए। जब हम इस भाव के साथ कार्य करते हैं, तब राष्ट्र आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होता है, मजबूत होता है। और वही मजबूत करने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भर गोरखपुर बनाएंगे तो आत्मनिर्भर गोरखपुर विकसित गोरखपुर बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे तो ये विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इसका पैसा भारत के अंदर ही भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। अगर इसका पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया के देशों में जाएगा तो मान करके चलिए ये पैसा भारत के खिलाफ ही दुरुपयोग होगा। यही पैसा धर्मांतरण में उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। यही पैसा देश के अंदर लव जिहाद जैसी विकृतियों को बढ़ाने में खर्च होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद में ही पैसा दुरुपयोग होगा। हमें वह नहीं होने देना है। और अंत में नागरिक कर्तव्य का भी, हम जिस क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं तो शिक्षा के लिए, छात्र हैं तो अपने पाठ्यक्रम के प्रति, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के प्रति, चिकित्सक हैं तो अपने चिकित्सीय पेशा के प्रति, एक सामान्य नागरिक हैं जिस भी क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बन जाए। कोई कारण नहीं कि भारत विकसित भारत न हो। विकसित भारत के लिए पंच परिवर्तन हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पंच परिवर्तन के जिस भाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में एक एक स्वयंसेवक के माध्यम से आम समाज को जोड़ने की दिशा से आगे बढ़ाने का यह अभियान प्रारंभ किया है, यह अभिनंदनीय है। पूरे विचार परिवार के साथ साथ पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और याद रखना, जब समाज आगे बढ़ेगा और सरकार पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, विकसित होता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो वह समाज स्वावलंबी होता है। वह समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं होता और राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर नहीं होता। सरकार पीछे रहे, समाज आगे नेतृत्व प्रदान करे, यह पंच परिवर्तन उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हम इस पंच परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। आपने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पिछले 100 वर्षों की अगर उस इतिहास के अलग अलग कालखंड की चुनौतियों को अगर आप अवलोकन करेंगे वो एक नई प्रेरणा होगी। वर्तमान पीढ़ी को समझने और आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक नया पाथेय होगा। हम सबको इस पूरे अभियान के साथ प्राणपण से जुटना चाहिए। इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि पंच परिवर्तन एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के आधार बनने वाले हैं। और हम भी उस अभियान के हिस्से बनेंगे। याद रखना, आपका योगदान आने वाली पीढ़ी स्मृति के रूप में अपने साथ सजोएगी।
आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे तो वहां पर आपको रामलला की भव्य प्रतिमा और राम दरबार के जो दर्शन होंगे ही, उस परिसर में आपको ऋषि मुनियों के भी, महर्षि वाल्मीकि के भी मंदिर देखने को मिलेगा, महर्षि विश्वामित्र का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी, अन्य सप्तऋषियों के भी मंदिर आपको वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे आपको कुछ चीजें और भी देखने को मिलेंगी। एक रामायण काल का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु की एक भारी प्रतिमा आपको वहां देखने को मिलेगी। एक टीले पर श्री राम जन्मभूमि की तरफ दृष्टि लगाए हुए, याद करिए रामायण काल त्रेता युग में लेके जा रहा है। आपको वहां गिलहरी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था, यह भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, यानी राम जन्मभूमि में रामलला का भव्य मंदिर, जो मैंने कहा राष्ट्र मंदिर है, तो राष्ट्र काज के लिए जिस भी भूमिका में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो, जिस भी भूमिका में, कोई वाल्मीकि के रूप में होगा, कोई हनुमान के रूप में होगा, कोई सुग्रीव के रूप में होगा, कोई जामवंत के रूप में होगा, कोई गिलहरी के रूप में होगा, कोई जटायु के रूप में होगा, कोई निषाद राज के रूप में होगा, कोई माता सबरी के रूप में होगा, कोई माता अहिल्या के रूप में होगा। लेकिन अलग अलग भूमिकाएं, जिस भी क्षेत्र में जो भूमिका हमें प्राप्त होती है, समाज जोड़ने के लिए, राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ जोड़ने के लिए हम उस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर, दीपावली के इस पावन पर्व पर, विचार परिवार के कुटुंब स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की आप सबको मैं फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूं। और 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, ये कार्यक्रम, कल गोवर्धन पूजा है, फिर भैया दूज आएगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रमों के प्रति मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सदैव यही उत्साह और उमंग का माहौल बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।